बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 31 जुलाई और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर से आपके सामने रखते हैं, जहां पर उमर चीमा आखिरकार फट पड़े और उन्होंने जज के साथ एक मुकालमा किया है। आपको पता है कि पिछले 1.25 साल से उमर चीमा असीर हैं, शदीद अलील हैं। डॉक्टर्स ने मुतअद्दिद बार उन्हें सर्जरी रिकमेंड की है उनके कंधे की। उनका कंधा इतना ज़्यादा ज़ख्मी या इतना ज़्यादा आप ये कह लीजिए उसके अंदर तिब्बी प्रॉब्लम है कि वो उसको हिला नहीं सकते। और उन्होंने अदालत में आज बताया कि कपड़े भी वो खुद नहीं पहन सकते या चेंज नहीं कर सकते, किसी और को उन्हें कपड़े पहनाने पड़ते हैं क्योंकि उनका कंधा हिलता नहीं है। और जेल में रखने के बाद पहले भी हम आपको बार बार बता चुके हैं कि उनका पूरे का पूरा एक जो बाजू है वो मफलूज होकर रह गया है और डॉक्टर ने उनके शोल्डर का ऑपरेशन जो है वो रिकमेंड किया हुआ है। बार बार इसके ऊपर उमर चीमा अदालतों से रुजू करते रहे हैं, अदालतों के सामने डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन रखते रहे हैं, ये बताते रहे हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है कि फौरी तौर पर एडमिट करके उनकी सर्जरी करना ज़रूरी है। शदीद तकलीफ़ में है, शदीद पेन में है, लेकिन उसके बावजूद है कि ना ही जेल हकाम और ना ही कोई अदालत ऐसे कोई भी अहकाम दे रहे हैं। आज आखिरकार उन्होंने अदालत के सामने बावज़ बुलंद इस चीज़ की रिक्वेस्ट की कि मेरा क्या जुर्म है, आपने मुझे जेल में रखना है 100 बार रखें, लेकिन मुझे ये जो मेरी सर्जरी है ये तो वक्त पर करवाने दें। और जाहिर है सर्जरी करवा कर वापस जेल चले जाएंगे, इसके लिए क्यों रोका हुआ है। बहरहाल जज ने आज अहकामात ज़रूर दिए हैं, लेकिन इससे ये ज़रूर पता चलता है कि किस कदर संगदिली है पूरे के पूरे सिस्टम की, कि एक ऐसा इंसान जो एक हकीकी पॉलिटिकल वर्कर है, जो एक ईमानदार शख्स है, पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे दरीना जो कारकुनान हैं उनमें से एक है। नज़रियाती सियासत की है, कभी करप्शन नहीं की, कभी कौम का पैसा नहीं खाया, कौम का पैसा किसी चीज़ पर ज़ाया नहीं किया, अपने घर से पैसा लगाकर हमेशा सियासत की है। उमर चीमा के साथ ये सलूक जो है ये वाकई काबिल शर्मिंदगी है। और यहीं पर अगर कोई बड़ा करप्ट इंसान होता, अभी तक वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके ना सिर्फ कहीं ना कहीं पहुंचा होता, बल्कि वो ये वाले इन तमाम हालात में से ना गुजर रहा होता। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब आपने नज़रियाती और तफैली लोगों का ख्याल करना है तो आपको एक बात जहन में रखनी पड़ेगी कि जब आप परखेंगे उनको तो नज़रियाती बंदा जो है उसका एकदम से कोई जैकपॉट नहीं निकलेगा, एकदम से आपको उसकी ज़िंदगी बदलती नज़र नहीं आएगी, बल्कि हर दौर में हर हालात में वो किसी ना किसी तरह से आपको स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा। और जो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे उस तरह के लोगों को एकदम से आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी खुशहाल भी होगी। आपको उमर चीमा का कभी कोई बेचारों का बड़ा तगड़ा बयान चलते भी नहीं नज़र आया होगा। उमर चीमा वैसे भी बड़े सुलह जो महज़ब और धीमे आदमी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जेल है कि ख़त्म नहीं होती, उनको है कि किसी किस्म की इवन उनकी सर्जरी तक नहीं होती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कई बंदे बहुत कुछ कर रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, उधर जा रहे होंगे, बयान दे रहे होंगे, उनके लिए कोई परेशानियां नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। लेकिन उमर चीमा जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, जो असल में पाकिस्तानी सियासत का असास है, पाकिस्तानी जमहूरियत का असास है, ऐसे लोग जो होने चाहिए पाकिस्तान की जमहूरियत में, उमर चीमा जैसे मैं ये कहूँगा रियल पॉलिटिकल वर्कर्स, उनके साथ जो सलूक हमारी कौम करती है, कौम का मतलब है जो हमारी मुक्तदरा है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और हमारा पूरा सिस्टम है, इवन जजेस भी उनके साथ जो सलूक करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक है। और यही वजह है कि फिर तफैलिए पैरासाइट्स जो हैं वो ऐसे पूरे सिस्टम्स के ऊपर काबज़ हो जाते हैं और चरब ज़ुबान और ऐसे लोग जो आपको दिखाते कुछ और हैं और पीछे से वो कुछ और होते हैं। अभी भी आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे जो हकीकी तौर पर आपको तगड़ी बातें करते नज़र आएंगे, लेकिन ज़रा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उमर चीमा के कहीं पास भी खड़े नहीं हो सकेंगे। मतलब ये कि जो कुर्बानी उमर चीमा ने दी है वो आपको देते हुए कभी नज़र नहीं आ सकते। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जज साहब से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अल्लाह को भी जान देनी है, ये ज़रा दोबारा सोचिए कि आप उमर चीमा साहब के साथ कर क्या रहे हैं।
अच्छा जी, अगली खबर इसी से रिलेटेड है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हॉस्पिटल एडमिट हुई हैं, तबीयत उनकी शदीद ख़राब है। ज़ाहिर है आपको पता है अज़मा भी है उन्हें, और फिर कैंसर सर्वाइवर भी है। और आजकल ये जुलाई अगस्त का महीना हब्स बहुत है, और उन हालात के अंदर उन्हें उस उम्र के अंदर जिस तरीके से दिगरगूं हालात के अंदर जेल में रखा गया है, वो भी एक बहुत ही शर्मिंदगी की अलामत है। सिर्फ यही नहीं, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ किया गया और जिस दलेरी से वो जेल काट रही, यही बात ख़त्म नहीं होगी। आपको मियां महमूद रशीद का भी सोचना पड़ेगा, दिल के मरीज़ हैं, उनकी सर्जरी हो चुकी दिल की, वो भी जिस तरीके से जेल काट रहे हैं। और उसके साथ साथ सेनेटर एजाज चौधरी, वो भी अभी तक उनको जेल में रखा हुआ है। बुजुर्गी में सेहत उनकी ख़राब है, उसके बावजूद उन्हें जेल में रखा गया। और कभी है कि उनकी कोई सुनवाई हो, कभी है कि इन लोगों को निकाला जाए। और ये ज़हन में रखें कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब इस वक्त भी सेनेटर हैं, लेकिन उनके कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते, उन्हें कभी सेनेट में नहीं लाया जाता। हालांकि उन्होंने कौन सा कोई ऐसी शिद्दत पसंदी की है, कोई जुर्म किया है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि एक तरफ तो डील्स की बातें की जा रही हैं, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जी डील कर रहे हैं, कोई पैगाम लेके चला गया, कोई पैगाम लेके आ गया। दूसरी तरफ अपने अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन जो हैं, उनके थ्रू मीडिया के अंदर कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। जी हाँ, मुनीफ फारूक साहब ने अब इमरान खान के लिए एक नई कत्ल की खुदा नखास्ता धमकी जो है वो जारी की है। और जाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं वो, और जावेद चौधरी साहब और मंसूर अली खान साहब उतना ही बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जितना उन्हें कहा जाता है। मुनीफ फारूक साहब ने क्या कहा है, ये ज़रा सुनिए। जो लड़ाई इमरान खान साहब की है ना जी मुक्तदरा के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ आज, वो बड़ी ब्रूटल लड़ाई है। और इफ़ आई मे से सो, वो अल्लाह हम पर रहमत करे, वो किसी का सर ले जाएगी है। और वो इतनी सर ले जाएगी। हाँ, मैं आपको मतलब आप इसको यू कैन गिव एज मेनी फैंसी इंटरप्रिटेशंस टू दिस व्हाट आई, लेकिन अब तो सुलह नहीं हो रही। नहीं, कोई सुलह वाली चक्कर नहीं है। आपने सुन लिया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके जहन में मैसेज है क्या। तो ये मैंने जैसे आपको कहा कि मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं विद इन एस्टेब्लिशमेंट, भी एक ही टाइम में एक्टिव होते हैं। एक अगर सुलझाव लाना चाहता है मुल्क के अंदर, तो दूसरा जो है वो उलझाव लाना चाहता है, और इसी से उनके मकासद जो हैं वो पूरे होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि तमाम लफाफे, तमाम लोग इमरान खान की जो स्टेटमेंट है कि आओ मुज़ाकरात करें, उसके ऊपर कहना शुरू हो गए हैं कि क्या आप डील करना चाहते हैं, आप डील करना चाहते हैं। भाई, मुज़ाकरात करना अगर डील है, और मैंडेट चोरी का वापस मांगना अगर डील है, जाली पर्चे जो है वो ख़त्म करना अगर डील है, तो आप बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है जो बंदूक उठाकर अपने ही इदारों के साथ लड़े और गोली चलाए अपने इदारों पर और कत्लो गारत करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। हाँ, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के गैर सियासी किरदार के ख़िलाफ़ है, और कोई ऐसी डील नहीं करेगी कि जो उनका गैर सियासी किरदार है उसको माना जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि फ़ौज का जो सियासत में किरदार है वो नहीं होना चाहिए, उनका जो सियासी उनका जो काम है उसके अंदर उनका कोई लेना देना नहीं है, उससे वो उनको अलग होना चाहिए। उन्हें सिर्फ अपना दिफा का काम करना चाहिए, और उन्हें अपने जो सियासत के अंदर इंटरफेरेंस है उसको उन्हें ख़त्म करना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। इसके साथ साथ बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर आपको आगे चलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। लेकिन आप देखें कि इमरान खान या तो नवाज शरीफ की तरह छुप के डील कर लेता, डीलर बन जाता, वो बनने की बजाय वो स्टेट्समैन बना है, और उसने बबांगे दौल कहा कि आएँ अपना नुमाइंदा दें और बैठकर बात करें। बात किस पर? 3 चीज़ों पर, कि लूटा हुआ इलेक्शन वापस करें, तमाम झूठे केसेस वापस लें और लोगों को आज़ाद करें, और तीसरा ये कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं। इसमें डील कहाँ है, इसमें कहाँ पर इमरान खान डील कर रहे हैं, कहाँ मांग रहे हैं? वो तो मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन आप एक नई कहानी अब लफाफों की ज़ुबानी सुनेंगे, और एक नया पैंथरा। पहले कहते थे आप बात करने को तैयार नहीं, बात करने को जैसे ही आप तैयार होते हैं तो ये वाला मंजन बेचा जाता है जो आपके सामने है। अच्छा जी, अगली कहानी जो है वो हल्का NA 130, जी हाँ, जहाँ पर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ ने एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ा। वहाँ से नवाज शरीफ साहब को जितवाया गया, लेकिन सरवर बारी उन्होंने एक आज़ाद इंडिपेंडेंट एक इदारा चलाते हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को मॉनिटर करता है। सरवर बारी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो हैरान कुन है। सरवर बारी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब एक वोटर जाता है इलेक्शन डालने,
तो वोटर को 2 बैलेट पेपर्स जो हैं वो जारी किए जाते हैं। आप सबको पता भी है जिन्होंने वोट डाला, एक कौमी असम्बली का उम्मीदवार का बैलेट पेपर वोटर को दिया जाता है एक ही वक्त में, और साथ उसको सूबाई असम्बली के उम्मीदवार का भी बैलेट पेपर दिया जाता है। मतलब कि हर वोटर के पास 2 बैलेट पेपर होते हैं। वो अंदर जाता है, मोहर लगा के दोनों बैलेट पेपर्स जो हैं वो उनके बॉक्सेस में डाल देता है, अपने अपने जो सूबाई असम्बली के बॉक्स में और कौमी असम्बली के। अब ये नहीं हो सकता कि एक वोटर जाए और उसके पास उसको एक ही बैलेट पेपर दिया जाए, या वो दूसरा बैलेट पेपर जेब में डाल के ले जाए, या उसको 2 बैलेट पेपर दिए गए, अंदर जाके उसने मोहर लगाई, एक पे लगाए दूसरे पे लगाए नहीं। ये तो नहीं हो सकता ना। वो वोट डालने गया है, उसको 2 बैलेट पेपर दिए गए हैं तो वो दोनों वोट डालेगा, और वो कौमी असम्बली का भी डालेगा, सूबाई असम्बली का भी डालेगा। अब पाकिस्तान की तारीख में ये अनोखा वाक़या हुआ है नवाज शरीफ साहब के हल्के में कि जो सूबाई असम्बली का हल्का है नवाज शरीफ साहब के नीचे, उन पर 78,000 वोट कम पड़े हैं, और कौमी असम्बली के हल्के पर 78,000 वोट ज़्यादा पड़े हैं। अब ये 78,000 ज़्यादा वोट, 12-15% जो ज़्यादा वोट है, ये बैलेट पेपर्स कहाँ से आए, या फिर सूबाई असम्बली वालों के बैलेट पेपर्स कहाँ गए? अच्छा चलें, 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जो बैलेट पेपर है सूबाई असम्बली वाले वो लोगों ने जारी ही नहीं करवाए। तो अगर जारी नहीं करवाए तो फिर वो बैलेट पेपर एक्स्ट्रा होने चाहिए थे, वो इलेक्शन कमीशन के पूरे रिकॉर्ड में नज़र नहीं आ रहे। अच्छा चलें, आप ये मान लेते कि उन्हें जारी हुए, उनको कोई बड़ी दुश्मनी थी सूबाई असम्बली वालों के साथ, 78,000 बंदों ने सूबाई असम्बली वाले को वोट नहीं डाला, नवाज शरीफ को डाला, और वो वाला बैलेट पेपर जेब में डाल के ले आए, तो फिर मिसिंग बैलेट पेपर्स होने चाहिए तो उस हल्के में, वो भी नहीं है। तो फिर ये कौन डाल के एक्स्ट्रा 78,000 वोट? मतलब चोरी के लिए और झूठ के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, जो इनमें नहीं है। ये ज़रा सुनिए सरवर बारी साहब ने क्या कहा है। हमारे यहाँ सिवाय इस्लामाबाद के जो भी हर वोटर को 2 बैलेट पेपर मिलते हैं सूबाई असम्बली का, लेकिन आमतौर पर जो टर्न आउट होता है सूबाई असम्बली का और कौमी असम्बली का जो है वो एक जैसा होता है, क्योंकि सब लोग तकरीबन जो है वोट डालते हैं। और ये वहाँ हल्का है पाकिस्तान पंजाब का जहाँ पर ना कभी माजी में ना कभी इस इलेक्शन में इतना बड़ा फर्क जो है, यानी कि जो टर्न आउट का फर्क है, जो कौमी असम्बली में वोट पड़े हैं वो 3,19,043 वोट पड़े हैं, और जबकि सूबाई असम्बली में 2,40,918 वोट पड़े हैं। 78,000 से ज्यादा वोटों का फर्क है, यानी कि 12% वोटों का फर्क है। एक तो इतना ज्यादा फर्क नहीं कभी हुआ। दूसरी बात यह है कि जो टर्न आउट है वो टर्न आउट तकरीबन 69 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो टर्न आउट है वो 80% से लेकर 102% तक है, और 100 और 102 वाले जो हैं वो 3 पोलिंग स्टेशन है, और 60 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर टर्न आउट 80 और 99% के सर 102 पोलिंग स्टेशन का मतलब यह है कि जहां 100 वोट थे वहां भी 102 वोट पड़ गए। जी, जहां 100 वोट है वहां 102 हैं, जहां 100 के 100 पड़ गए, ये दुनिया में मुमकिन नहीं है। सुन लिया आपने। अब बहरहाल आगे चलते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के नैब और तोशा खाना के जो केसेस हैं, जो नए नैब ने तोशा खाना के ऊपर केस बनाया है, जो चौथा केस बनाया है, इसी केस को अदालतें 3 दफ़ा पहले ख़त्म कर चुकी हैं। अब चौथी बार ये केस जो है वो मार्केट में आ गया है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज था, जिसमें पिछले हफ्ते इमरान खान के वकला ने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने खड़े होकर कहा कि हम आपसे केस नहीं सुनवाना चाहते, आपके खिलाफ इमरान खान रेफरेंस फाइल कर चुके हैं, आप इन केसेस से अलग हो जाएं। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ज़िद की कि नहीं, ये केस मैंने ही सुनना है, भले आप जो भी कहें लेकिन मैं ही सुनूंगा। और इस हफ्ते के लिए उस केस को फ़िक्स किया था, और केस को वकला ने कहा था कि वो उन्हें फ़िक्स करें मंडे के दिन, लेकिन वो ट्यूसडे के दिन फ़िक्स किया। उसके बावजूद जो केस था उसको काज लिस्ट से हटा दिया गया। मतलब कि आज जब वकला पहुंचे तो काज लिस्ट में केस था ही नहीं, उसको सुना ही नहीं गया। हालांकि उस केस को आज के दिन के लिए लगाया गया था, कल के दिन के लिए लगाया गया था, लेकिन सुना नहीं गया। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं सुना गया? क्योंकि इमरान खान के ऊपर और तो कोई केस है नहीं। अगर सुन लेंगे तो ये केस भी ख़त्म हो जाएगा, स्टे ऑर्डर हो जाएगा, या इस केस के ऊपर भी अच्छा फैसला हो जाएगा। तो अब जो मैं पहले भी कहता होता हूँ, सहूलतकारी हो रही है। पहले भी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ये कर चुके हैं, वो दोबारा एक बार कर रहे हैं। अब ये सहूलतकारी होगी और इन केसेस को प्रलॉन्ग किया जाएगा, और इतना प्रलॉन्ग किया जाएगा कि PMLN को उसका पूरा और इस्टेब्लिशमेंट को पूरा उसका फ़ायदा दिया जाएगा, ताकि किसी ना किसी तरीके से ये केसेस जो हैं वो लंबे हो जाएं और इमरान खान को वो रिलीफ जो मिलना चाहिए वो ना मिल सके। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि फ़हद हुसैन, जी हाँ, जो सबको पता है कि वो सहाफ़ी नहीं है, वो अब PMLN का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट में रह चुके हैं, और PMLN की गवर्नमेंट के अंदर एडवाइज़र रह चुके हैं। बहरहाल अब वो दोबारा अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन मानेगा तो कोई नहीं, ज़ाहिर है। तो जो फ़हद हुसैन है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात जो है वो डिक्लेयर किया है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में वो भी अब मान रहे हैं, तमाम नाक़िद अब ये मान रहे हैं कि सबसे जो मकबूल तरीन जमात है
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सो मच सो कि सुहेल वड़ाइच साहब पिछले 3 दिन से लगातार ये तज्जिया दे रहे हैं और अपना जो पिछला तज्जिया था उससे हटकर तज्जिया दे रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो खासे कंफ्यूज हो गए पहली बार और उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने अब तज्जिया क्या देना है। अब विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को रोज़, और पहले वो कह रहे थे कबूलियत नहीं है, मकबूलियत है, पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपको इक़्तिदार देना पड़ना है, ये कड़वा घूंट आपको पीना पड़ना है, इसके अलावा आपके पास चारा नहीं है। और मुक़्तदरा जितनी जल्दी ये कर ले उतनी जल्दी पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ना किया तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। यही बात फ़ाहद हुसैन ने भी की है। और सिर्फ ये नहीं, आशिर बाजवा बहुत ही बेहतरीन रिसर्च करते हैं, यंग टैलेंटेड इंडिविजुअल, पाकिस्तान के अंदर जो ट्विटर ट्रेंड्स होते हैं या सोशल मीडिया का डाटा है उसका बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को बहुत ही मीनिंगफुल उसकी इंटरप्रिटेशन करके सबके सामने रखते हैं। आशिर बाजवा ने नया जो डाटा रिलीज़ किया है उसके मुताबिक पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर 1 मई से ऑनवर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 96 से 98 हज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्विटर अकाउंट है उस पर 96 से 98 हज़ार नए फॉलोअर्स आए हैं। और उसी जगह पर नून लीग के कोई 1200 फॉलोअर्स छोड़कर चले गए, मतलब नए तो क्या आने थे, 1200 कम हो गए। और पीपल्स पार्टी को कोई 4000 फॉलोअर्स छोड़ के चले गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम की राय का रुख किस तरफ है कि उसी वक्त के अंदर जहां तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक्स जिसे आप कहते हैं 96 से 98 हज़ार नए लोग आए हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी को नेट जो लॉस हुआ है वो 4000 का हुआ है और नून लीग को शायद 1200 का हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम किस कदर इनको घरौना समझते हैं और इनसे अपने आप को डिस्टेंस रखते हैं। अच्छा जी, इमरान खान ने 9 मई के 12 मुकदमात में ATC से ज़मानत मांग ली है, ज़मानत दायर कर दी है। अब देखते हैं उस पर क्या फ़ैसला होगा तो फ़ौरन रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि और तो कोई इस वक्त उनके ऊपर केस है नहीं। अच्छा जी, सेनेटर अफनान उल्लाह जो ये क्लेम करते हैं, उनका क्लेम फॉर फेम है कि उनकी एक IT कंपनी है, लेकिन इतनी बड़ी जहालत, उन्होंने कहा कि जो कोमल थी, जो अरूबा कोमल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से, जिनको पकड़ा गया था बच्ची को और अब उनकी ज़मानत कर दी गई। उन्होंने कहा कि वो 11 लाख अकाउंट चला रही थी। कल मैंने 11,000 या 1100 कह दिए थे, माजरत चाहता हूँ, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं, तो वो मेरे से मिस हो गया था। 11 लाख अकाउंट उन्होंने कहा वो चला रही हैं। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने कहा कि एक सुपर अकाउंट होता है वो बनाया जाता है और उसके अंदर 11 लाख अकाउंट फिर बनाए गए और उनको चलाया जाता है। पूरी दुनिया सर पकड़कर बैठी है, चाइना से लेके अमेरिका की सिलिकॉन वैली, हर जगह पर फेसबुक से लेके ट्विटर वाले सब सर पकड़कर बैठे हैं कि ये पाकिस्तान की जो मायानाज साइंसदान अरूबा कोमल हैं, ये सुपर अकाउंट उन्होंने बना लिया और हमें पता भी ना चला कि सुपर अकाउंट क्या होता है। अगर ऐसा ही कोई सुपर अकाउंट हो तो क्यों ना हर जगह के ऊपर वो सेनेटर अपना प्रेसिडेंट बाइडन हो या दूसरे लोग हों, उनके ऐसे सुपर अकाउंट बनाए जाएं। और बल्कि अमेरिका सुपर अकाउंट्स बनाकर जहां जहां उन्होंने प्रोपेगेंडा करना है वो उनके थ्रू प्रोपेगेंडा कर सकें। ये पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्य को सोशल मीडिया के ऊपर जो डिफीट हो रही है वो क्यों हो रही है, उनको सुपर अकाउंट का पता नहीं। अब सेनेटर अफनान उल्लाह ने ये बात पकड़ के बताई है। जाहिर है ये बात तालीम और IT के बारे में तो ये उतनी बुरी नहीं लग रही, लेकिन यकीन कीजिए वो उनके पीछे खामखा पड़े रहते हैं। वो जो पटेल साहब हैं जिन्होंने माजरत के साथ इमरान खान के पेशाब में से शराब निकाली थी, ये बिल्कुल उससे भी ज़्यादा घटिया और उससे भी ज़्यादा थकी हुई हरकत सेनेटर अफनान उल्लाह ने की है। आप सोचिए, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। दोबारा फिक्रा जो है इन पर सादक आ गया। आप सोचिए कि ये शख्स भी अपने आप को पढ़ा लिखा कहता होगा, जो कह रहा है कि एक सुपर अकाउंट है जिसके अंदर 11 लाख अकाउंट इस बच्ची ने बना रखे थे। इससे बड़ी मज़े का खेज और स्टूपिड बात कोई और क्या कर सकता है। रऊफ़ हसन साहब का मज़ीद रिमांड जो है वो जो है उससे इनकार कर दिया अदालत ने, उन्हें जुडिशल कर दिया, मतलब जेल भेज दिया। अब उनकी ज़मानत अप्लाई हो सकेगी। उनकी तबीयत खासी नासाज हुई जिसकी वजह से उन्हें पिम्स में दाखिल करवाया गया है
और उसके आगे आपको ये बताएंगे कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट को जो सील किया गया उस पर जस्टिस समन रिफत ने दोबारा से दोनों फरीकैन को कहा है, मीन जो बल्दिया ने किया है कि जी वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ आग बुझाने का इंतज़ाम नहीं, जो कि पाकिस्तान की 80% बिल्डिंग्स के अंदर नहीं। अभी आपने बारिश होते हुए देखी थी कि हॉस्पिटल से लेके इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक हर जगह पर बारिश ही बारिश है, पानी टपक रहा है। तो आप ख़ुद बता दीजिए कि तहरीक इंसाफ का तो मेरा ख्याल सारा इंतज़ाम होगा। बल्दिया ने खासा एक झूठा ही ऑर्डर कर दिया, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि बैठकर बात करें और इस सारे काम को जो है वो ख़त्म किया जाए। अच्छा जी, आलिया हमज़ा पर जो रियासती जुल्म और जबर हुआ है, उनका वज़न शदीद कम हुआ है और उनको अभी भी ना कोई उनकी ज़मानत का कोई सदेबाब बन रहा है, ना उनको छोड़ने की बात की जा रही है। जो उन्होंने कोई जुर्म किया है वो सबको पता है कि कुछ नहीं किया। मासूमियत के साथ भी उनको अभी तक जेल में रखा गया। इससे बड़ी शर्मिंदगी मेरा ख्याल और कोई हो नहीं सकती रियासत के लिए कि एक निहत्ती औरत को, अब 2 औरतें रह गई हैं, यास्मीन राशिद साहबा और आलिया हमज़ा, इनको फौरी रिहा करना चाहिए। आलिया हमज़ा के लिए आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत ही मुश्किल में उन्होंने जेल काटी है, छोटे छोटे बच्चे पीछे, एक बेटी उनकी 1 साल उसका ज़ाया हो गया तालीम का, पिछले दिनों अपने टेलीविज़न इंटरव्यू में बता रही थी। शौहर उनके कैंसर सर्वाइवर हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं, केसेस भी फेस कर रहे हैं, अपना ज़रिया माश भी चला रहे हैं। ये वो मिडिल क्लास के लोग हैं जो असम्बलियों तक आए और तब्दीली की एक इनके अंदर ख्वाहिश थी कि मुल्क के अंदर कोई तब्दीली लाएंगे। आप सोचिए कि इनको रियासत जो है वो किस तरीके से इनके साथ सलूक कर रही है। सदीक जान ने बहुत बड़ी खबर दी है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए एमरजेंसी नाफज की जा सकती है। जी हाँ, एमरजेंसी लगाई जा सकती है और उसकी वजूहात ये तमाम चीज़ें जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो केपी में हो रहा है, जो बन्नू में हुआ है, जो बलूचिस्तान में धरना जारी है, जमात इस्लामी का धरना, लब्बैक का धरना, ये काजी फायद ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो फतवे आए हैं, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी करके जो हैं इनकी बेस के ऊपर एमरजेंसी लगाई जा सकती है और मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना होगा। बिल्कुल ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनसे कुछ भी बईद है, लेकिन देखते हैं कि बहरहाल इनकी चालें कितनी चलती हैं और ये कितने कामयाब होते हैं। काफ़ी सारी और ख़बरें हैं, जैसा कि आपको हम बताएंगे कि सिंध के अंदर एक जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं, उनके भाई ने बैंक के अमले को घर बुलाया, उनको तशद्दुद किया। वीडियो फुटेज सामने है, तस्वीर सामने हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनको पाँव में बिठाकर उनसे माफ़ी मंगवाई। फैसलाबाद में एक SHO साहब जा घुसे मस्जिद में, गाली गलोच, मस्जिद के मेंबर से माइक्रोफोन के ऊपर गाली गलोच की, लोगों को धमकियां लगाईं, फायरिंग की मस्जिद के अंदर खड़े होकर। शर्म नाम की कोई बात नहीं। मेरा ख्याल कोई गैर मुस्लिम जो होगी ताकत वो भी मस्जिद का ऐसे इस्तेसाल नहीं करेगी जैसे ये साहब कर रहे हैं। ये तमाम खबरें आज के पंजाबी वीलॉग में आपके सामने रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।